हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के ऊपर। बट सबा इब्राहिम से पहले बात करना चाहूंगी मैं नेहा फैजी की वीडियो के ऊपर। क्या नेहा फैजी झूठ बोल रही है? अब ये झूठ क्यों बोल रही है ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। नेहा फैजी ने परसों एक वीडियो निकाली जिसके ऊपर उसने ये बात कही कि सबा इब्राहिम की ननंद आई हुई थी कुछ टाइम पहले इंडिया। ठीक है, कुछ टाइम पहले कब? जब उसने दिल्ली का रेस्टोरेंट ओपन किया तब उसी टाइम पर 2-3 दिन बाद उसकी ननंद आई थी इंडिया, जहाँ पर उसने बोला कि वो आई और 2-3 दिन में ही वो वापसी चली भी गई है। ठीक है, तो वो वापसी जा चुकी है इसकी ननद। तो बोला कि उसके लिए रुकी नहीं, वो अगर चाहती तो रुक सकती थी। और उसी वजह से मैं पता चला कि उसकी जो सास है वो नहीं आ सकी, क्योंकि लोग सवाल क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई इसकी सास क्यों नहीं आई, ससुर आए थे लेकिन इसकी सास नहीं है। और जिसके बाद एक और खुलासा किया उसने कि इसकी वजह से सनी की और इसकी कुछ अनबन भी हुई, क्योंकि सनी ने बोला बहन आई हुई है तो जाकर एक दिन मिलाते हैं, तो इसने मना किया कि नहीं अभी नहीं जाना। और ये सब कुछ बातें जो है हमें नेहा फैजी के थ्रू पता चली। चलो जी, और हम सब ने इस बात को मान भी लिया। मैंने भी ये बात कही कि भाई देखो, लास्ट टाइम जो उसकी गई हुई थी सास वगैरह, जो उसकी ननंद की सास है वो उम्रे पर गई हुई थी। हो सकता है कि उनको वापसी छोड़ने के लिए ये लोग सब आए हों। ठीक है, और जो सबा इब्राहिम का भतीजा है, यानी जो सनी का जो बहन का बेटा है, भतीजा बोलेंगे भांजा बोलेंगे, चलो जो भी है उसको बोल लेते हैं हम। वो ना व्लॉग्स बनाता है यूट्यूब पर, और उसके भी 2 हफ्ते से व्लॉग कोई नहीं आते। लास्ट व्लॉग उसका यही था जब वो अपनी दादी वगैरह को लेके घूम रहा था, तो यही उसका व्लॉग था लास्ट वाला। तो इसके बाद इसने कल एक व्लॉग अपलोड किया उस बच्चे ने, मुजम्मिल, जो ये जो आपको शुरू में स्क्रीनशॉट नज़र आया है ना, ये उसी बच्चे का यूट्यूब चैनल है, आप जाके देख सकते हो। उसने एक दिन पहले ही ये लगाया, ये वाला व्लॉग अपलोड किया, जहाँ पर उसने ये बताया कि इसके दादी और सब जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला खुलासा किया कि दादी और ये सब जा रहे हैं। और ये व्लॉग अचानक मेरे सामने आ गया मेरी फीड पर। हालांकि मैंने उस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ, बट क्योंकि इसके 1-2 व्लॉग्स मैंने सर्च करके देखे हुए, तो अक्सर ऐसा होता है कि मेरे सामने उसके वीडियोस आ जाते हैं कोई भी ऐसे। तो ये एक दिन पुराना वाला वीडियो अचानक मेरी फीड में शो होता है। तो मैंने कहा शायद ये वो व्लॉग है जिसके अंदर ये दिखे कि ये लोग इंडिया गए हैं। लेकिन जब मैं उस व्लॉग को पूरा देखती हूँ, सबसे बड़ा जो इंकशाफ होता है वो ये होता है कि ये जो उम्रे पर आए हुए हैं एसएस ट्रेवल से आए हुए हैं। अब आप लोग बोलेंगे कैसे पता? अब ये मुझे इसलिए पता क्योंकि जो बैग वो यूज़ कर रहे हैं वो एसएस ट्रेवल्स के यूज़ कर रहे हैं। अब आप कभी भी अगर उम्रा या हज की कोई भी ऐसी सर्विस लेते हो, तो ये हज और उम्रे वालों का एक तरीका होता है कि वो अपने नाम के बैग्स इस तरीके से आपको देते हैं, ताकि एक तरीके से भाई लोगों के दरमियान उनके जो है वो बैग्स में, अब बैग्स में जाहिर सी बात है इनके ग्रुप का नाम लिखा हुआ है, तो लोगों को पता चले। एक तरीके से मार्केटिंग का ये तरीका है। क्योंकि जब हम भी एक ग्रुप के साथ गए थे तो उन ग्रुप्स वालों ने हमें बैग्स दिए थे ना, इसी तरीके के ये जो हैंड बैग होते हैं ना, इस तरीके से हमें बैग दिए थे। और वो जो साइड में जो पासपोर्ट वगैरह के लिए जो बैग होता है वो बैग हमें, ये 2 बैग्स हमें इन्होंने दिए थे, जिस पर उनके कंपनी का जो टैग है ना वो लगा हुआ था। तो जिसकी वजह से उनकी पब्लिसिटी हो रही थी, उनकी मार्केटिंग हो रही थी। तो ये तरीका होता है, और ये हर उस बंदे को दिया जाता है जो आपके ग्रुप के साथ इंजॉय कर रहा है, सॉरी ट्रिप पे जा रहा है, इंजॉय कर रहा है बोलूँ तो। यकीनन एसएस ट्रेवल्स के साथ वो गए हैं। तो ये बात मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने रिसेंट दिनों भी कही थी कि आपको पता है कि वो एसएस ट्रेवल्स के साथ गए, यानी सनी की कंपनी के साथ वो गए हैं। अगर इनका बॉन्ड इतना ही ज़्यादा ख़राब है तो क्यों उन्होंने जो है, उस टाइम पर भी ये चीज़ चली थी कि उसने उसकी नानी को धमकाया किया है। नेहा ने ये बोला था ना कि मेरी नानी को धमकाया किया है, और उसके बाद नानी जी आ गई थी दावत पर, तब भी लोगों ने क्वेश्चन खड़े कर लिए। तो तब उसने कहा था कि नानी जी जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा भोली है, उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, तो वो मैनिपुलेट हो गई हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है जैसे नेहा के कुछ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, चाहे वो उसकी माँ की साइड से हो, क्योंकि इसने जब बोला कि मेरे जो उसकी ननंद ने इसकी ननंद के साथ किया है, तो अब वो उसको भुगतने को मिल रहा है, तो इसका मतलब उसके कुछ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो एसएस ट्रेवल्स के साथ चलो, अगर वो इतना डराने धमकाने वाली है तो उसी के साथ ही टूर पे जाना और ये सब कुछ मेरी समझ से ये बाहर है। चलो जी, उसको तो फिर भी हमने साइड में कर दिया कि हो सकता है यार शायद ये सब कुछ गोलमाल किया गया हो, वो सब कुछ गोलमाल साइड में कर दिया गया। अब जब मैंने ये व्लॉग देखा, उस व्लॉग में वो लोग घर छोड़कर वापसी आ रहे हैं। उस व्लॉग में कहीं नहीं पता चला कि वो इंडिया जा रहे हैं, क्योंकि मुझे यही लगा कि शायद ये भी इंडिया जा रहे हैं। तो क्या ये लोग इंडिया कब गए कब आए ये कुछ नहीं पता। और ये अचानक से 2 हफ्ते बाद ये वीडियो आया है, तो क्या ये सबा इब्राहिम ने डलवाया? क्योंकि जाहिर सी बात है, इसने जब ये बात कही नेहा ने, अब इसको देखो, नेहा जब भी कोई बात करती है ना, तो सबा ये सनी क्या करते हैं, उसको आकर किस तरीके से बैश नहीं करते कि तुम्हारा लेवल क्या है या ये या वो, इस तरीके से नहीं। हाँ, वो बदवाएं वगैरह बैक कैमरा चल रही होती हैं, लेकिन ऑन कैमरा ये उस चीज़ को गलत प्रूफ करने की साबित करते हैं। अब जैसे बड़ी मम्मा और बड़ी पापा की भी जब चैट्स लीक क्या हुई, जब उसने नेहा ने चैट्स दिखाई, उसके बाद इन्होंने बड़े पापा सबा, खास करके
सबा ने वो चीज़ दिखाई कि नहीं नहीं नहीं, बड़े पापा के साथ तो बहुत अच्छा बॉन्ड है और सब कुछ ओके, क्योंकि उसमें जो मेन कल्प्रिट दिख रही थी वो सबा दिख रही थी ना, कि सबा जो है इस तरीके से है, सबा पूछती नहीं है, सबा नहीं करती है, सबा उसी वक्त पूछती है जब उसको मौदहा आना होता है, वरना कभी पूछती नहीं है। एक्सीडेंट भी हो गया उसमें, सबा का ज्यादा नाम लिया गया और उसके फादर का नाम लिया गया, शुएब का इतना नाम नहीं था उस पूरी की पूरी चैट में। तो सबा ने अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए देख लो अपने घर बुलाकर उनको रखा, जब भी वो आए हैं तो वो सबा के घर पे रहे, सबा ने जो है वो अपनी गाड़ी दी, तो हर चीज़ सबा ने किया है ना, सबा ने अपने आप को इस तरीके से राइट प्रूफ किया। तो क्या ये राइट प्रूफ करने के लिए अचानक जो है वो व्लॉग डाल दिया गया है? अब वो बच्चा है, देखो उस बच्चे को लेकर हम, और उसने उस कमेंट सेक्शन को ऑफ रखा है ताकि लोग जो है वो क्वेश्चन ना करें, क्योंकि लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि नेहा कौन है, नेहा क्या। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई रिश्ता नहीं अच्छा चल रहा है तो उसने बोल दिया कि नेहा नहीं है। एक तो ये इतने छोटे छोटे बच्चों को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करना मुझे नहीं समझ में आता, और हो सकता है बैक जो चैट हो वो कोई और जो है चला रहा हो, कोई और कमेंट्स के रिप्लाई कर रहा हो सकता है वो बच्चा रिप्लाई ना कर रहा हो, क्योंकि ऑन कैमरा वो बच्चा हमारे सामने आता है, ऑफ कैमरा जो हो वो बच्चा ना हो और कोई हो बैक पर, तो ये भी सच हो सकता है। लेकिन मैंने जब ये वीडियो देखी तो मैंने कहा ये लोग तो इंडिया ही नहीं गए, क्योंकि ये तो छोड़ के वापसी रिटर्न है। मैंने इसलिए देखा भी, उस बच्चे ने फिर बात का दिखाया भी खास करके कि मेरा मूड ऑफ है तो इसलिए हम लोग अलबेक आ गए। अब अलबेक आपको पता है कि वहीं पर जो है मक्का और मदीना में ही आपको मिलेगा, तो हम अलबेक आ गए हैं, अलबेक की लाइन उसने दिखाई। और एक और बात, जैसे ही नेहा ने ये चीज़ बोली ना कि इसकी अम्मी का बॉन्ड, जैसे कि जो सबा की ननंद है उसका कोई बॉन्ड इतना कोई ख़ास नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, और उसके ससुराल वालों के साथ का जो इसने थोड़ा बहुत दिखाया, बोला इसने थोड़ा बहुत ही बोला, ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि उसने एक तरीके से ये बताया कि उसकी बनती बनती है नहीं अपने ससुराल वालों से। वहीं पर उस बच्चे ने ये चीज़ भी दिखा दी कि लुबना अम्मी के साथ देखो, अम्मी का ना मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, और उसने आज ये चीज़ दिखाई कि जैसे उसके बहुत बॉन्ड है इसकी दादी के साथ, तो ये कहीं ना कहीं हुआ है। अब ये आप कह लो सबा ने करवाया, किसने भी करवाया, बट देखो यूज़ हो रहा है, उस बच्चे को यूज़ किया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है, भले है कैमरे के सामने वो, लेकिन बैक कैमरा दिमाग दिया जा रहा है उसको, उस बच्चे को क्या ही पता ना वो। खैर अब इसको कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सबा ने भी वीडियो अपलोड करवाया हो सकता है, या तो फिर ये उन लोगों ने भी वीडियो अपलोड करवाया हो सकता है नेहा फैजी को इस तरीके से गलत साबित करने के लिए, क्योंकि कोई भी सामने आके वीडियो नहीं बना रहा, काउंटर वीडियो नहीं दे रहा, वो इस तरीके से ही काउंटर वीडियोज़ देते हैं जहाँ पर नेहा फैजी खुद ब खुद गलत साबित हो जाती है। अभी देखो नेहा फैजी ने उसके बड़ी पापा और बड़ी मम्मी की चैट दिखाया, उसके बाद ये लोग ही आके रह गए, तो गलत कौन साबित हुआ? नेहा फैजी गलत साबित हुई कि नेहा फैजी शायद झूठ बोल रही है। बट उस वाले मामले में तो मैं अब भी कहूँगी कि उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी कल्प्रिट है, उस मामले में तो सबा भी नहीं है, उस मामले में तो नेहा भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही बुराई की और उसके बाद अगर वो खुद ही आ रहे हैं तो ये तो नाक आपकी कट रही है और किसी की नहीं कट रही है। अब यहाँ भी अगर कोई साबित गलत हो रहा है तो वो साबित हो रही है नेहा फैजी गलत, कि ये लोग तो इंडिया गए ही नहीं है। जब ये लोग इंडिया नहीं गए तो फिर तो सबा भी गलत नहीं है, सबा फिर कैसे, तो फिर अगर ये लोग इंडिया नहीं गए तो फिर उसकी अम्मी क्यों वहाँ पर रुकी हैं, या तो उसकी अम्मी शायद उनके लिए रुकी थी वहाँ पर कि भाई वो लोग जो है आने वाले हैं ससुराल वाले, तो उनके वेलकम के लिए रुके हों। तो मैं, चलो जी खैर, आप लोग मुझे इसमें लाजमी बताना कि आप लोगों को क्या लग रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों नेहा फैजी को जो है वो गलत साबित करने के लिए वीडियोस पे, मतलब ये वीडियो है मेरे ख्याल में पुरानी वीडियो है थोड़ी सी, क्योंकि ये नई वीडियो मुझे नहीं लग रही थी, मुझे पुरानी वीडियो रही थी, बट लेकिन उसको अपलोड किया गया ताकि नेहा फैजी जो है वो झूठी साबित हो जाए। और जाहिर सी बात है, देखो जो लोग देखेंगे, अब मैंने भी ये देखा तो मेरे दिमाग में ये सवाल है कि यार ये तो इंडिया ही नहीं गया, तो फिर कैसे कहानी हुई? अब लोग बोलेंगे नहीं ब्लाइंड जो है वो एक्सेप्ट कर लो, ब्लाइंड एक्सेप्ट तो हम किसी को भी नहीं कर सकते ना, चाहे वो नेहा हो। हाँ ठीक है, नेहा बहुत कुछ बताती है, हमने उस चीज़ से कभी डिनाई नहीं किया है, बट ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम वो भी सही हो सकती है, गलत वो भी कभी कभार हो सकती है। अब जो हमें आंखों देखी चीज़ें दिख रही हैं हम उस पर भी क्वेश्चन उठाएंगे ही। अब ये तो नहीं है कि नेहा ने बोल दिया तो नहीं, बस अब यकीन रखना ही रखना है। अब नेहा की बात को देखो इस तरीके से झुटलाया गया है, नेहा की बातों को इस तरीके से गलत साबित करने की ट्राई की गई है। अब क्या सच क्या झूठ ये तो भाई ये लोग ही जाने और उनके काम जाने, हमें तो फिलहाल जो चीज़ दिख रही है हम जस्ट उन पर रिव्यू देंगे, बाकी हमें किसी को सही गलत का बोलना ही नहीं है कि नहीं नेहा गलत है या फिर ही गलत है ना। जो चीज़ दिखी वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी कि देखो यार ये तो यहाँ पर ये सीन हो रहा है, तो अब यहाँ पर क्या सीन है, हो सकता है जान के वीडियो अपलोड करवाई गई हो कि हाँ ताकि नेहा जो है वो गलत साबित हो जाए। चलो जी अब बात करते हैं हम हमारे आप जी के व्लॉग के बारे में, सबा के व्लॉग के बारे में, जहाँ पर एक तो उसने उस दिन वीडियो अपलोड की, उस दिन इसने जिस दिन इसकी वीडियो अपलोड करने का टाइम था उस दिन इसने क्या कहा
कि वीडियो अपलोड नहीं कर सकते फ्रेंड्स, हूँ हैदर की तबीयत ठीक नहीं है, हैदर थोड़ा सा तंग कर रहा है, ठीक है। इसने ये चीज़ कहकर अपलोड की और उस वक्त काफ़ी सारे लोगों ने सवाल भी किया था कि यार तुम तो पुराने व्लॉग्स अपलोड करती हो, अगर तुम्हारे पास तो अपलोड होगा तो तुम्हारे पास तो उस दिन का व्लॉग अपलोड होना चाहिए, व्लॉग बना हुआ होना चाहिए जब तुम लोग आए हो वापसी रिटर्न, तो उस दिन का व्लॉग वगैरह होना चाहिए। तो तुम्हारा अगर व्लॉग नहीं है, मतलब व्लॉग ना आने की वजह क्यों नहीं है, तुम्हारी एडिटिंग नहीं हुई या क्या इशू हुआ, तो इसलिए। लेकिन उसने व्लॉग बनाया ही नहीं था, वो आलस जोन में थी, बेचारे हैदर के ऊपर लपेट की कहानी डाल दी, खुद ये लोग आलस जोन में थे क्योंकि व्लॉग ही नहीं था इसका। इसका तो व्लॉग उसी दिन से शुरू हुआ जिस दिन ये हैदर को हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेके जा रही थी, गाड़ी में से इन्होंने व्लॉग शुरू किया। व्लॉग शुरू करते बोलते हैं हैदर की थोड़ी सी तबीयत खराब है, उसके दांत आ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है। अच्छा, दांत के इशूज, अब दांत पे भी बहुत सारे मैंने कमेंट्स देखे, इतनी एज में दांत। अब दांत की ना देखो, हर बच्चे की मैंने बताया है बॉडी अलग होती है, हर बच्चे का तरीका अलग होता है। कोई बच्चा चलना जल्दी सीख लेता है, कोई दांत जल्दी निकाल लेता है, कोई बोलना जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है। तो हर एक बच्चे की बॉडी, जिस तरीके से हर एक इंसान की बॉडी, इस तरीके से बच्चों की बॉडी भी डिफरेंस होती है। किसी के बच्चे पहले बोलना, किसी के बच्चे काफ़ी काफ़ी टाइम तक दांत निकालना स्टार्ट नहीं करते। तो बेसिकली बच्चे की एज जो है वो 5-6 महीने। और यार मेरी तो पहली वाली जो बेटी है ना, उसने तो अपने 40 दिन के अंदर ही पहला दांत निकाल लिया था। फिर वो टूट गया था उसका दांत, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक था। अब क्या ही, एक तो प्रीमेच्योर बच्ची, ऊपर से जो दांत निकाल ली, और उसका दांत इतना बड़ा हो गया था 40 दिन में, बाकायदा जो ना, तो बड़ा फील होता था। बट उसने 40 दिन के बाद ही जो है दांत को तोड़ दिया था। तो अब ये दांत निकालने की कोई एज नहीं होती है। तो 5-6 महीने के बाद काफ़ी सारे बच्चों के दांत आते भी और काफ़ी सारे बच्चों के नहीं भी आते। तो हो सकता है, चांसेस है कि बच्चा जो है वो दांत निकालने के प्रोसीजर में भी हो। लेकिन मेन जो बच्चा है वो तंग है सिर्फ और सिर्फ सोने की वजह से। उस बच्चे की जो ज़िंदगी इन्होंने ख़राब करके रखी है ना, वो नींद की वजह से। क्योंकि देखो, दिल्ली में ये लोग जितना टाइम भी रहे हैं, एक तो इधर मुंबई में भी इतनी ज़्यादा रूटीन को इतनी नहीं होती, फिर भी मुंबई में इस बच्चे को ना एक आध दिन गैप मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? क्योंकि ये वीडियो अपलोड करती है एक दिन छोड़कर एक दिन, तो एक दिन पे इसको पूरा कंटेंट निकालना होता है जहाँ पर वो घूम फिर कर आ जाती है। तो एक दिन उस बच्चे को रेस्ट मिल जाता है, ठीक है ना। तो एक दिन उस बच्चे का रेस्ट मोड होता है। अब दिल्ली में युवा को उस बच्चे का एक तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई, ऑब्वियसली देखो, पॉल्यूशन हुआ, उसके बाद जो है वेदर चेंज हुआ। अब दिल्ली के अंदर थोड़ी सी ठंड थी, मतलब थोड़ा सा सही मौसम था, ठंड तो नहीं बोलेंगे लेकिन मौसम थोड़ा सा सही था। और मुंबई थोड़ा सा हमेशा से गर्म रहता है, मुंबई में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। तो एक वेदर चेंज हुआ, और आप ठंड ना भी हो, आप अगर नॉर्मल से भी किसी में जाओ, तो अगर वेदर चेंज होता है तो बच्चे को इफेक्ट पड़ता है। ऊपर से बच्चे की नींद के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। हर वक्त उसको उठा के लेके जाना, उसको जो है वो बेचारा बेहोशों की तरह सोता रहता है। यार मुझे तो उस बच्चे को देखकर कुछ होता है, इतना थका देते हैं उस बच्चे को ये, कि वो बच्चा थक जाता है, थक के सो जाता है। तो वो पूरा का पूरा टाइम डिस्टर्ब रहा है दिल्ली में, इतने बड़े बड़े सफ़र, चाहे वो ट्रेन के हो या गाड़ियों के हों, वो उसने किए हैं बच्चे ने। तो ऑब्वियसली उस बच्चे ने थकना था, और ऊपर से फिर किसी भी किस्म की जो है बच्चे को लेकर भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई गई, केयर नहीं दिखाई गई। मतलब ना टोपी, ना कोई गर्म, कोई हल्का सा गर्म। भाई अगर आपको सर्दी नहीं लग रही तो उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को ठंड नहीं लगती है, बच्चे को तो ठंड ज़्यादा ही लगती है। और पहली, हमारे तरफ तो कहा जाता है, पहली गर्मी और पहली सर्दी बच्चे के लिए हमेशा ही ना एक खतरनाक रहती है। तो इसलिए उसके हमेशा पहली केयर करनी, पहली बारिशों के सीज़न, ये सब बड़ा जो है ना बच्चों के लिए, बच्चों की ज़्यादा केयर करना, एक्स्ट्रा केयर करने का टाइम होता है। फर्स्ट ये सारी चीज़ें, तो ये फर्स्ट विंटर है उस बच्चे के लिए, तो ऑब्वियसली उसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। उस टाइम पर ना उस बच्चे के तन पे कोई ब्लैंकेट होता था, कुछ नहीं होता था, बस एक तो जो है लॉन के दुपट्टे से उसको ढक दिया जाता था। अब एसी चल रहा है, एसी अगर आपका टेम्परेचर बाहर का भी 26 हो, और अगर आप एसी का टेम्परेचर भी अगर 18 पे रखो या 19 या 20 पे रखो, तो चिल रूम हो जाता है, बिल्कुल सर्द महरी वाला रूम हो जाता है। और एसी के तो वैसे भी, और सॉरी, गाड़ी के जो एसी है वो बहुत ही अच्छे काम करने शुरू कर देते हैं रात के टाइम पर, और जब आपका मौसम इस तरीके से अच्छा होना शुरू हो जाए। तो कितना ज़्यादा वो केयरलेस दिखाई गई है, तो उस बच्चे का बीमार होना तो बनता ही था। लेकिन फिर भी मैंने तो देखो उस टाइम पर भी ये बात कही थी, जब जिसने एक स्टोरी अपलोड की थी, मैंने तब भी कहा था चलो हम मदर्स को नहीं देते हैं, क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि किसी भी किस्म का उस बच्चे के साथ कुछ हो, या वो केयरलेस नहीं चाहेगी। बट जब उसका व्लॉग आया ना, तब लोगों ने भर भर के जो है वो उसकी बैंड बजाई है, और लिखा है कि सब कुछ हुआ ही तुम्हारी वजह से। तो फिर भी देखो, मैं तो काफ़ी ट्राई करती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं दे दूँ एक बेनिफिट ऑफ डाउट, कि यार कोई माँ कैसे ही चाहेगी ना अपने बच्चे को। लेकिन जो रियलिटी है, जो दिखता है, उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना, कि उस बच्चे को जिस तरीके से लेके भटका गया है, जिस तरीके से उसकी केयर नहीं की गई, उसके लिए कुछ ना देखा गया ना सोचा गया, बस सिर्फ अपना कंटेंट, अपना ये अपना वो, नहीं समझ में आता। देखो, माँ बनने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पर ना एक जंग स्टार्ट कर दी गई है कि माँ बनने के बाद एक औरत ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे, क्यों करे। अब देखो, अब ये होता है कि हर किसी पार्टनर्स पर डिपेंड ना,
कि क्या उनके दरमियान डिसाइड हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो हर एक पार्टनर पर होता है। अगर डिसाइडिंग ये है कि भाई जाकर शौहर बाहर काम करने वाला है और घर में बीवी रहने वाली है, तो ऑब्वियसली फिर बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादातर बीवी ही देगी। फिर तो आप शौहर से नहीं कर सकते ना कि तुम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, क्योंकि उसमें तो वैसे ही बाहर जाना है। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा करेगा नहीं, जो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे वो ज़्यादातर एक औरत ही करेगी, क्योंकि उसको अपनी बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई छोटी मोटी नहीं होती है। तो इसलिए ये मत बोलो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं होता है। तो अब ये पार्टनर्स पार्टनर्स पर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या डिसाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको काफ़ी कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं अपने बच्चे को लेकर। जब मौसम चेंज हो रहा हो तो आप अवॉइड करो उसको बाहर लेके जाना करना। अगर लेके जाना भी हो तो बहुत ज़्यादा केयर के साथ लेके जाओ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, खुद ने जिम्मेदारी निभाई नहीं, केयर खुद ने नहीं की, तो इसके बाद दुआएं करना सारे शुरू कर दो। फ्रेंड्स फिर उसके ऊपर डाल दो इल्ज़ाम के नज़र लग गई, फिर उसके बाद इल्ज़ाम डाल दो कि जो है वो आप लोग दुआ करना, इल्ज़ाम नहीं डाल दो कि आप लोग दुआ करना और नज़र लग गई। मुझे लगता है कभी कभी सबा इब्राहिम ये दुआओं का बोल के ना ज़्यादा अपनी तरफ जो है वो ले लेती है ऑडियंस की लताड़, कि भाई एक तो केयर खुद ना करो और फिर दुआएं तुम हमसे करवाओ। तो बिल्कुल कभी कभार मुझे लगता है कि नीड नहीं होती है सब कुछ बोलने की, क्योंकि आपको पता है कि जब गलत पर आप हो तो आपको ऑडियंस बहुत कुछ बताएगी। बट कंटेंट ही है, देख लो अभी भी बच्चा कंटेंट ही है, उस बच्चे के नाम पर आपने कल स्टोरी छाप दी कि हैदर तंग कर रहा है ये कर रहा है, बट कंटेंट जो स्टार्ट किया वो आपने हैदर की बीमारी से ही किया, हैदर को हॉस्पिटल ले जाते हुए ही किया। अच्छा जी, हैदर को जब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तब रिज़ा साथ थी, तब उस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट हुआ है कि रिज़ा क्यों साथ थी। हाँ, रिज़ा क्यों साथ थी, मतलब इतने दिन की पढ़ाई उसकी डिस्टर्ब हुई, आकर भी वो सारे थके हुए थे, अभी भी उसका कोई पढ़ने का मूड नहीं है। तो उसकी पढ़ाई की इतने डिस्टर्बेंस के बाद भी अभी भी जब ये लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तब दिन का ही टाइम है, तब भी उस बच्ची की पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब की ही जा रही है। मतलब उसका पढ़ने का टाइम किधर गया, क्या उसने बिल्कुल ही टाटा बाय बाय कर दिया है पढ़ाई को? ये तो समझ ही नहीं आ रहा ना। मतलब सोचो इतने दिन, मतलब जितने दिन इनको दिल्ली में रहना था उससे ज़्यादा दिन ये लोग स्टे करके आए, ये बात इन्होंने खुद कही कि हमने ज़्यादा दिन स्टे किया। उसके बाद भी आकर उसको ये नहीं है कि मैं पढ़ाई कर लूँ, पेपर्स होने वाले हैं, या मैं थोड़ा सा देख लूँ पढ़ाई की तरफ भी, पेपर्स ना भी हो रहा हूँ, अभी भी वो बन के घूम रही है रिज़ा ही। अब रिज़ा को ले जाने का मकसद किसी को भी समझ में नहीं आता है कि क्यों लेके जा रही भाई। रिज़ा को ले जाने का मकसद इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि जो ज़्यादातर जो बातें हैं वो रिज़ा को पता है कि हैदर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरीके से उसको वॉमिट हो रही है, किस तरीके से क्या नहीं हो रहा, वो ज़्यादातर जो पता होता है वो रिज़ा को पता होता है और बेटी खाला को पता होता है। अब बेटी खाला ज़्यादातर गाड़ी में इतनी कंफर्टेबल नहीं रहती हैं, तो इसलिए कौन जाएगा, रिज़ा जाएगी। तो बात सारी ये है। अब अगर डॉक्टर ने पूछ लिया कि बच्चे ने जो है वो कितनी देर की नींद ली है लास्ट टाइम, तो वो कैसे पता होगा? वो तो हमारी रिज़ा आपी को पता होगा, सबा आपी को कैसे ही कुछ पता होगा? कुछ नहीं पता होगा हमारी सबा आपी को। तो उस टाइम पर भी जो है वो उसका रोना रोना है एनिवर्सरी का, कि हमारी एनिवर्सरी जो है वो बहुत ज़्यादा सूखी सूखी है। मतलब बच्चा बेचारा एक दिन बीमार हुआ है, 2 दिन बीमार हुआ है, एनिवर्सरी तुम्हारी पूरे साल का तुम्हें पता होती है इस दिन आने वाली है। अब बच्चे के साथ ना आपको लास्ट मोमेंट की तैयारियां छोड़नी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है बच्चा है, वो बीमार हो सकता है, वो चिड़चिड़ा हो सकता है, कभी भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अब आप लास्ट मोमेंट पे ना ये भागम भागी वाली ज़िंदगी नहीं रख सकते, वो भी बच्चे के साथ। आपको कोशिश करके रखना चाहिए कि आप अपनी चीज़ों को पहले से सॉर्ट आउट करके रखो, लेकिन मसला ये है कि ये भाषण ये लोग कैसे सॉर्ट आउट करके रखेंगे? इनको तो लास्ट मोमेंट वाली ये तैयारियां दिखानी होती है जहाँ पर ये भागा भागी, और एंड में देखो सूट भी निकला है, सूट भी डैडी पड़ा था, तो सब कुछ होता है, लेकिन ये जानबूझ के दिखाया जाता है एंड मोमेंट वाली भागा भागी, कि बहुत ज़िंदगी के अंदर भसड़ हमारी मच गई है सूखी सूखी। तो भाई सूखी सूखी करने की क्या ज़रूरत है? आजकल तो ऑर्डर का ज़माना है, तुम यहाँ क्लिक करो, तुम यहाँ जो है वो एक इंस्टाग्राम पेज खोलो, वहाँ पर तुम केक का ऑर्डर दे दो, वहाँ पर तुम बुके का ऑर्डर दे दो, और वहाँ पर तुम जो है वो कोई गिफ्ट का ऑर्डर दे दो, लो हाजिर हो गया। अब तुम्हें वो जाकर दिखाना और उसको व्लॉग में शूट करना, उसी को ही तुम अगर बोलते हो गीली गीली जो है वो तुम्हारी एनिवर्सरी, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आजकल ऑनलाइन के ज़माने में भी अगर आपको लगता है कि सूखा सूखा सब है, भाई हाँ, अगर आप फिजिकली मार्केट नहीं जा पा रहे तो इट्स ओके, आप एक क्लिक करो, ऑर्डर घर आ जाएगा, बस ख़त्म कहानी। आपको तो अपने पार्टनर को सरप्राइज़ ही देना है, आपको अपने पार्टनर को ही हैप्पी करना है। अब ये तो ज़रूरी नहीं ना कि आप जब तक पैया पैया चल के ना जाओ, तब तक 4 मार्केट ना घूमो, या आप जब तक ख्वार ना हो 4 घंटे मार्केट, तभी आपका पार्टनर खुश होगा। आपका पार्टनर है, अब आप उसको ऑनलाइन भी कुछ मंगा के दे दोगे तो वो खुश हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपके इमोशंस मायने रखते हैं कि आपके इमोशंस कितने ज़्यादा हैं, आप कितना ज़्यादा उसके साथ जो है वो कनेक्ट फील कर रहे हो। उसको चैन से जीने तो दे नहीं रहते, कि ना उसको चैन से सोने देते थे, अब वो बेचारा बीमार हुआ है तो उसको चैन से बीमार भी नहीं रहने दे रहे, बीमारी में भी उसके ऊपर टोकरा फोड़ रहा है कि हमारी एनिवर्सरी इस दफ़ा बहुत सूखी सूखी है। अच्छा, ये दुआ वाला सीन ना सिर्फ हैदर के लिए नहीं था, हमारे लिए भी दुआ करे था, क्योंकि बोला कि हम भी बीमार है। अच्छा है, दिल्ली के अंदर घूमो तुम, उल्टे सीधी चीज़ें तुम खाओ, कुछ भी तुम खाओ,
सब कुछ जो है वो उल्टी सीधी हरकतें तुम कर रहे थे, दुआ है हम करे बैठ के, हमारा और ज़िंदगी में और कोई काम नहीं है। और भोला हैदर जो है वो पूरी रात रो रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, सोया नहीं है। और हमें तो इसका कोई आइडिया नहीं, और बड़े बुजुर्ग है वो अपना अलग अलग आइडिया दे रहे हो, तो हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई। मतलब ना, आपको अगर बच्चा रो रहा हो ना सारी रात में या पूरी रात में बच्चा रो रहा होता है, तो बच्चे को चेक करने के दो चार तरीके होते हैं कि आप उसका पेट जो है वो देखो कि कहीं उसके पेट में तो दर्द नहीं हो रहा है। तो ये होता है कि पेट में आपने विक्स वगैरह लगा दी कर दी। तो बाकी सीने का देख लो कि सीना तो कहीं जाम नहीं है, नाक बंद नहीं है, क्योंकि ये दो तीन वजह ऐसी होती है जिसकी वजह से बच्चा जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहा होता है। अब दांत की वजह से तकलीफ में वो होता है, लेकिन दांत की वजह से भी अगर वो तकलीफ में होगा तो वो ना मुंह में उंगलियां डालेगा या मुंह में जो है वो दांत को जो मसूड़े है उसको दबाने की ट्राई करेगा। तो वो सारे अब बच्चा इस मोमेंट पर आ चुका है, 5 महीने का है, जहाँ पर उसको जो चीज़ परेशान कर रही है वो उस बारे में बता नहीं सकता, बट हाँ वो ऐसे कुछ इशारे आपको दे सकता है जिससे आपको पता चले कि हाँ ये तकलीफ है बच्चे को। ज़्यादातर पता चल जाता है माँ को, तो खास करके यार बच्चे को ये प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, या बच्चे ने शुशु सही नहीं किया है, या पॉटी उसको सही नहीं आ रही है, या उसके सीने में खड़खड़ाहटी फील हो रही है जिसकी वजह से वो दूध सही नहीं पी पा रहा, या उसका नाक एक बंद है जिसकी वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। नाक जब बंद होता है ना तब भी बच्चा बहुत चिड़चिड़ाता है। उसकी वजह ये होती है कि जब वो सो रहा होता है उसको मुंह से सांस लेने तो आती ही नहीं है, तो उसको तो नाक से ही सांस, तो वो नाक से उसको सांस नहीं आ रही होती, तो वो चिड़चिड़ करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ वजहें होती है जिसकी वजह से पता चल जाता है। और इसके लिए आपको बहुत बड़ी एज का होना ज़रूरी नहीं है। आप अगर छोटी सी उम्र में माँ बन गए हो, बाप बन गए हो, तो फिर तो आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। आपके बच्चे को आपको खुद समझना है। अपने आप को नन्ना काका दिखाना है तो बड़े बुजुर्ग बताने के बड़े बुजुर्ग की समझ नहीं आ रही है, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या नहीं बोल रहे हैं। नन्हे काके नहीं हो भाई। एक माँ, मुझे लगता है अगर वो, मैंने ऐसी ऐसी माएँ भी देखी हैं जो 13-14 साल की उम्र में माँ बन गई है, 15 साल की उम्र में माँ बन गई है, बट वो अपने बच्चों को समझना शुरू हो गई हैं। उनको पता है कि उनका बच्चा क्यों रो रहा है, उनको पता है कि उनका बच्चा इस वक्त किस चीज़ की परेशानी में है। तो बच्चे को समझना एक माँ ही समझ सकती है, और कोई भी बच्चा तीसरे चौथे महीने में बोलना शुरू नहीं करता है, माँ समझती है। और नहीं समझ में आ रहा होता तो सीधा सीधा हाल होता है डॉक्टर के पास ले जाओ। अब ये जो रोना करना होता है, रात में रोना, डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें उसमें माँ समझ रही होती है, माँ ट्राई करती है बहुत सारी चीज़ें कर करके ना, ट्राई करती है कि यार क्या प्रॉब्लम कर रहा है, पेट में दर्द है, कान में दर्द है, नाक में दर्द है। ये तो दो तीन मेजर जगहें होती हैं जहाँ पर उनको दर्द होता है, और वहाँ पर माँ थोड़े से अंदाजे लगाने की ट्राई कर रही होती है, और ये हर एक माँ करती है यार। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं। उसके बाद पूछ रहे तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम क्या बोलना चाहोगी, मतलब क्या कोई ट्रॉफी हासिल कर ली है उसने, मतलब क्या है ये, क्या पागलपंती है इन लोगों की, ये मेरे को कोई दसो ये सारी पागलपंती है इनकी। कि तुम बताओ सूखी सूखी है एनिवर्सरियाँ, हॉस्पिटल लेके तुम बच्चे को जा रहे हो जहाँ पर तुम्हें सूखी सूखी एनिवर्सरियाँ याद आ रही हैं, तुम बताओ तुम क्या बोलना चाहोगी, हमारे लिए दुआ करो। अबे फ्रेंड्स को अपनी हरकतें सुधार लो, पर दुआओं की नौबत नहीं पड़ेंगी तुमको। और पता नहीं ये लोग कैसे लोग हैं यार, मतलब कि इतना खाते पीते, इतना भी खा पी के आए हैं, उसके बाद भी बच्चा बीमार है, उसमें भी ये हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से जब वापसी ऐसे ही सूखे मुंह आ गए तो बोलते कहीं नहीं रुके, कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही वापसी आ गए। मतलब क्या है यार, मतलब ठीक है आप लोग नॉर्मली यूँ खाते पीते हो तो समझ में आता, भी बच्चा बीमार है उस पर भी उसकी ज़ात पर एहसान क्या, आज हम हैदर की वजह से कहीं नहीं रुके और हम ऐसे ही आ गए हैं, कॉफ़ियाँ पीनी होती हैं इनको, खाने होते हैं, मतलब भाई कुछ भी कर सकते हैं ये लोग कुछ भी। और उसमें देखो बच्चे को पता चला कि बच्चे को फीवर है, ना दांत आ रहे हैं और ना ही उसके पेट में दर्द है, बच्चे को फीवर, मतलब फीवर तो ऐसा है, टेम्परेचर तो फील हो ही जाता है। ये मैंने आपको बताया ना, ये बेसिक चीज़ें जो बंदा फ़ौरन चेक कर लेता है, फीवर हो गया और आपको पेट में दर्द हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाता है कि बच्चा क्यों जो है वो बीमार है या क्या मसला है। अब जाहिर सी बात है फीवर भी होता है तो उससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो, उसके जिस्म में दर्द हो रहा है तो वो रोएगा ही। तो बात सारी यही है। अब फीवर भी है, अगर या तो वो गर्म हो रहा होगा तो वो भी तो पता चल जाता है ना गर्म होने से भी। लेकिन ये अपने आप को नन्ना काका दिखाने के चक्कर में उस बच्चे की जो है वो हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, सेक्रीफाइस कर जाते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, हम तो जानते ही नहीं हैं। बोला जब मैंने अम्मी को फ़ोन लगाया तो अम्मी कह रही है उसके कच्चे दाँत आ रहे हैं। भाई दाँत एक ही तरीके के आते हैं, उसके बाद दाँत आ जाते हैं, उसके बाद जो है वो तकरीबन 7-8 साल की एज में जाके वो दाँत दोबारा टूटते हैं और फिर नए दाँत आते हैं। तो अभी जो ये एज है उसमें एक ही बार दाँत आएँगे। तो वो दाँत आने का जो प्रोसीजर है उसको कच्चे दाँत, कुछ लोग कच्चे दाँत कहते हैं, कुछ लोग दूध के दाँत कहते हैं, तो ये कहलाया जाते हैं। लेकिन हाँ, एज होती है 5-6 महीने से लेकर 2-2.5 साल तक आपके बच्चे के दांत आते हैं। अब किसी किसी के साल 1.5 साल तक भी नहीं आते, किसी के 8-9 महीने में बच्चे के। अब हमारे तभी कहा जाता है कि बच्चा पहले या तो दांत निकालेगा तो चलना सीखेगा। और भाई किधर आपकी एनिवर्सरी सूखी सूखी, पाए बन तो रहे हैं, अब और क्या चाहते हो। उसके बाद ये बोल रहे सॉरी मैं कुछ कर नहीं पाया, मैंने उसको बोला गोल्ड चाहिए ये चाहिए। तो जितने सॉरी तू कर रहा है उतनी देर में भाई तू कुछ भी कर ले, कुछ भी सोच ले, कुछ भी दिमाग चला ले। तो बोलता है मैंने उसको बोला तो उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, गोल्ड वोल्ड मेरे पास सब है।
तो वो बोलता है कि नहीं, मैं इसके बाद भी फिर भी कुछ करूँगा, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आज नहीं सुनने को मिल रहा है, कल सुनने को मिल जाए कि उस वक्त तो हैदर ख़राब था, सॉरी हैदर की तबीयत ख़राब थी तो आप लोगों ने आपने कुछ नहीं किया, इसके बाद भी आपने कुछ प्लान नहीं किया। तो बोलता है मैं करूँगा। तो बोलती है नहीं, बस इज़्ज़त दे, टाइम दे, प्यार दे, ये दे वो दे, और बस दुनिया से इज़्ज़त दिलाए। मैं दुनिया को बता रही हूँ, मैं आपको नहीं सुना रही हूँ, बस मैं दुनिया को बता रही हूँ कि हस्बैंड से ये चाहिए होता है। तो हाँ जी, बिल्कुल, मुझे नहीं समझ में आता कि सब कुछ ही चाहिए होता है। मुझे लगता है एक हस्बैंड ऐसी चीज़ है जिससे आपको सब कुछ ही चाहिए। आपको सरप्राइज़ भी चाहिए, आपको गिफ्ट्स भी चाहिए, आपको खुश रहना भी चाहिए, आपको हर एक चीज़ चाहिए। और इज़्ज़त तो हर एक रिश्ते की फर्स्ट, मुझे लगता है, स्टेप है। अगर इज़्ज़त नहीं है किसी रिश्ते में तो फिर ख़त्म है। और ये दुनिया से इज़्ज़त दिलवाने वाला ना, इनका हमेशा से जो है वो प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट रहा है। अब दुनिया से देखो इज़्ज़त दिलवाने का ये होता है, अब मैं आपको बताऊँ एज़ अ वाइफ़ क्या सीन होता है जब आप वाइफ़ बनते हो। ये रियलिटी है हमारे माशरे की। अब ये ज़्यादातर मेजॉरिटी की मैं बात करूँगी। देखो कुछ जगहों पर ये चीज़ें नहीं भी होती होंगी, ये कुछ जगहों पे लागू नहीं भी लगता होगा ये सारा सब कुछ। क्या होता है जब एक बीवी शादी कर आती है ना, तो वो अपना 110% दे या जितना भी दे, बट उसके बाद भी, तो अगर उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं दे रहा तो फिर उसको उसके इन-लॉज़ उसको सबको ना हल्का लेना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर एज़ अ हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको इज़्ज़त दिलवाए, वो उसको ना अपने बीवी के लिए खड़ा रहे कि नहीं मैं हूँ, मैं मेरी बीवी को कोई बोल के जाने का हक नहीं रखता। तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, बट ये थोड़ा-सा अजीब कॉन्सेप्ट चला जाता है इन लोगों का। तो इनका जो ये जो मौदहा में जो सारा सीन रहा है, उसके बाद से ये जब से सनी इंक्लूड हुआ है इनकी ज़िंदगियों में, तो वहाँ पर उनको थोड़ी इज़्ज़त मिलना शुरू हुई है। तो जिसकी वजह से ये एक अलग ही किस्म से जो ना वो रहती है कि नहीं, इज़्ज़त दिलवाए, इज़्ज़त दिलवाए, इज़्ज़त दिलवाई है, हमें इज़्ज़त दिलवाई है। तो ये एक चीज़ नोटिस की गई है। खैर आप लोग का इन सब में क्या कहना है मुझे लाज़मी बताना। वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो लंबी हो रही है और पीछे शोर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही है वीडियो बनाने में मुझे। बहुत ज़्यादा कट लगाने पड़े हैं मुझे। तो होप सो यू लाइक इट। तो लाइक इट तो शेयर कट करना बनता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।